सो हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक होगा वो है स्टेफाइलोकोकस लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो पहले भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि स्टेफाइलोकोकस बेसिकली दे काउजेज स्पूरेटिव लीजन्स इन द बॉडी और पस रिलेटेड इन्फेक्शन टू द बॉडी। बेसिकली जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो लैब कंफर्मेशन, यानी कि हम लोग कौन सा सैंपल कलेक्ट करेंगे स्टेफाइलोकोकस का आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो लेबोरेटरी डायग्नोसिस, तो सैंपल कलेक्शन का अगर बात करें तो ये लीजन्स के नेचर पे डिपेंड करता है। लीजन्स अगर स्प्रूटिव लीजन्स है तो वो पस होगा, वुंड स्वैब होता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में स्पूटम भी होता है। कभी कभी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यूटीआई में भी कॉज करता है। मिड स्ट्रीम यूरिन उसके लिए कलेक्शन करते हैं। बैक्टीरियमिया में ब्लड कलेक्शन करते हैं। फूड पॉइजनिंग के लिए फीसेस, वोमिटस और फूड कैरियर्स के लिए नेजल और पेरी एनल स्वैब लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये है स्टेफाइलोकोकल फॉलिकुलाइटिस और सेकंड है स्टेफाइलोकोकल एब्सेसिस। यही एब्सेसिस में, इसी एब्सेसिस से हम लोग पस सैंपल को कलेक्ट करते हैं। कभी कभी पस सैंपल रप्चर्ड भी रहता है, जैसा इसमें दिख रहा होगा पी में। और कभी कभी पस सैंपल फॉलिकुलाइटिस के फॉर्म में होता है, फॉलिकल्स के फॉर्म में। तो ऐसे सैंपल्स के लिए हम लोग को वो फॉलिकुलाइटिस यानी कि फॉलिकल्स जो है उसको थोड़ा सा फोड़ना पड़ता है। और उसके बाद जो पस मटेरियल जो निकलता है येलो कलर में, उसको स्वैब से कलेक्ट कर लेना है। कोई भी सैंपल कलेक्ट करने से पहले एरिया को हमेशा क्लीन कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खास करके सोप एंड वाटर नहीं यूज़ करेंगे। सिर्फ नॉर्मल स्टेराइल वाटर यूज़ करना है। और एरिया को राइट फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, या सेंटर टू पेरीफेरी, सॉरी सेंटर टू पेरीफेरी, इसको अच्छे से एरिया को क्लीन कर लेना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग को स्वैब कलेक्शन करना है। सबसे पहले स्पेसिमेन दे दे मस्ट बी कलेक्टेड इन अ स्टेराइल कंटेनर विथ ऑल एसेप्टिक कंडीशंस। इट मीन्स कि एरिया को पहले डिसइंफेक्ट कर लेना है। The sterile swabs should be used for the collection for the specimen from the sites such as nose or perineum. अगर कोई अगर स्वैब हम लोग नोज या पेरिनियम एरिया से कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमें जो भी स्वैब कलेक्शन करेंगे वो हमेशा स्टेराइल होना चाहिए। अगर यूरिन के केस में क्या करेंगे, यूरिन एज यूजुअल रूटीन में जैसे लेते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन करना चाहिए। ब्लड हमेशा ब्लड कल्चर बॉटल में। और कोई भी सैंपल को इमिडिएटली प्रोसेस के लिए इमिडिएटली लैब में हमें भेज देना चाहिए। अब देखते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक में, यानी कि जब हम लोगों को सैंपल कलेक्ट किए, कलेक्शन के बाद उस स्वैब के मटेरियल से हम लोगों को क्या करना है कि एक स्लाइड लेंगे। स्लाइड से स्वैब स्वैब का जो हम लोग का सैंपल, जहाँ पे स्वैब में जो सैंपल आया है उसको उसको पहले स्मीयर बनाएंगे। स्मीयर बना के उसके बाद ग्राम स्टेन करेंगे। और ग्राम स्टेन करने के बाद हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में फाइंडिंग्स देखेंगे। जैसे ये हम स्लाइड लिए, फॉर एग्जांपल मेरा एक स्वैब था, ठीक है, जिसमें पस मटेरियल है। अब इसका सेंटर पे
यानी कि स्लाइड को हम लोग सेंटर पे स्मीयर बनाएंगे। स्मीयर इस तरह से बनता है, ये हुआ स्मीयर। अब स्मीयर बनाने के बाद कुछ देर के लिए एयर ड्राई करेंगे। बेटर होता है हल्का सा हीट फिक्स कर देना। हीट फिक्स करने से बैक्टीरियल का जो प्रोटीन है वो कोगुलेट कर जाता है और स्लाइड पे बहुत अच्छे तरीके से अडेयर करता है, चिपक जाता है। इसीलिए हीट फिक्स करना ज़रूरी होता है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका ग्राम स्टेन। जब हम ग्राम स्टेन कर लेंगे तब हमें माइक्रोस्कोप में इस टाइप का हम लोग को स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरह का फाइंडिंग्स दिखेगा। बेसिकली पस सैंपल में या स्वैब में, जो भी हम लोग पस सैंपल स्वैब कलेक्शन करेंगे तो उसमें हम लोग को एक पस सेल्स दिखेगा। और इसी बीच में जो ये राउंड सेपेट में तुम देख रहे होगे, राउंड सेपेट में जो बैक्टीरिया शो कर रहा है, ये राउंड राउंड ऐसे गोल गोल जैसा, ये है ग्राम पॉजिटिव कॉक्काई। ठीक है, बट इसको हमेशा कंफर्मेशन नहीं मानना है। कंफर्मेशन तभी मानेंगे जब इस सैंपल को कल्चर करेंगे, यानी कि स्ट्रिक कल्चर। जैसे स्ट्रिक कल्चर इस तरह से होता है। स्ट्रिक कल्चर करने के लिए एक कल्चर मीडिया प्लेट लेंगे। यूजुअली ब्लड अगर और मैकॉन्की अगर लिया जाता है। अब हम लोग इसमें फर्स्ट सैंपल को इनॉकुलेट करते हैं। यहाँ से 4 लाइन खींचा जाता है। प्राइमरी स्ट्रिकिंग, सेकेंडरी स्ट्रिकिंग, क्वार्टरनली स्ट्रिकिंग। ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, एक टर्सरी हुआ, एक क्वार्टरनली। फिर उसके बाद इसको टेलिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग को ग्रोथ मिलता है, जैसा कि यहाँ पे देखे होगे पिछले बार। ये ब्लड अगर का कॉलोनी है स्टेफाइलोकोकस का, ये न्यूट्रेंट अगर का है येलो कलर का पिगमेंट, और ये हुआ मैकॉन्की अगर का जिसमें लैक्टोज फर्मेंटेशन की वजह से पिंक कलर का कॉलोनी देता है। और यही है तुम्हारा स्ट्रिकिंग पैटर्न। देखो ऐसे प्राइमरी स्ट्रिक किया हुआ है, फिर उसके बाद क्वार्टरली, एक्चुअली में एक लास्ट किया हुआ है, तब जाके इसमें सिंगल आइसोलेटेड कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया दिख रहा है। ये इसमें देख सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर क्वार्टरली, देन टेल। कोई कोई 3 स्ट्रिक भी करता है, कहीं कहीं 4 भी होता है। जैसा बेसिकली पर्पस होता है हमें सिंगल आइसोलेटेड कॉलोनी लाना। ये देखो यहाँ पे, ये सब सिंगल सिंगल एक एक कॉलोनी, ये एक बैक्टीरिया का सिंगल कॉलोनी है। हमेशा ग्राम स्टेन इस सिंगल कॉलोनी से करना चाहिए। तो कल्चर में जो भी स्पेसिमेन है, स्वैब, जो भी ब्लड या पस या यूरिन, हमें स्टैफाइलोकोकस का ग्रोथ के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर चाहिए एरोबिकली, यानी कि अंडर एरोबिक कंडीशन। और उसके बाद ही हम लोग उसका कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को ऑब्जर्व कर पाएंगे, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया। न्यूट्रेंट अगर में कैसा कॉलोनी होगा, कॉलोनीज आर सर्कुलर स्मूथ, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कन्वेक्स, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दे प्रोड्यूस द गोल्डन येलो कलर्ड कॉलोनीज ऑन न्यूट्रेंट अगर। न्यूट्रेंट अगर में हमेशा स्टैफाइलोकोकस का जो भी बैक्टीरिया ग्रो करता है वो कलर देता है गोल्डन येलो कलर का पिगमेंट, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो गोल्डन कलर का ये येलो कलर, गोल्डन येलो कलर का पिगमेंट है, ये न्यूट्रिएंट अगर में ग्रो करता है।
यानी कि स्टाफाइलोकोकस का ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट नेक्स्ट आएंगे ब्लड अगर। ब्लड अगर में न्यूट्रेंट अगर की ही तरह कॉलोनीज होता है, ठीक है, यानी कि येलो कलर ही दिखेगा। इसके अलावा एक नैरो जोन ऑफ बीटा हेमोलिसिस प्रॉपर्टी ये शो करता है ब्लड अगर में, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। ये ये जो हुआ, ये कॉलोनी हुआ बैक्टीरिया का स्टेफाइलोकोकस का, और इसके बाहर देखो ऐसा हैलो लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा फेड किया हुआ जैसा, जैसे ये रेड है और ये ऐसा फेड किया हुआ है। ये हुआ तुम्हारा बीटा हेमोलिसिस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। पिगमेंट ओसिन येलो ही ज़्यादातर, स्टेफाइलोकोकस का जो बैक्टीरिया होता है ब्लड अगर में ज़्यादातर येलो देता है। कभी कभी इवन वाइट कॉलोनी भी हेमोलिसिस पैटर्न दे देता है, वो ड्यू टू स्ट्रेन की वजह से भी डिफर कर जाता है। तीसरा हम लोग देखेंगे मैकॉन्की अगर। मैकॉन्की अगर में जो कॉलोनीज होता है वो ब्लड अगर न्यूट्रेंट अगर के कंपैरिजन में छोटा होता है, ठीक है, और पिंक कलर का कॉलोनी होगा, बिकॉज दे आर लैक्टोज फर्मेंटर्स। ये लैक्टोज फर्मेंट करता है मीडिया में, इसके वजह से कॉलोनी होता है छोटा भी और पिंक कलर का। यहाँ पे जैसे स्लाइड में दिख रहा होगा, ये हुआ लैक्टोज फर्मेंटर कॉलोनी, ठीक है। जैसा इकोलाई कर फर्मेंट करता है या क्लेप्सिला फर्मेंट करता है, उसी तरह से ये भी स्टाफाइलोकोकस लैक्टोज फर्मेंटर्स होता है, ठीक है। मैकॉन्की अगर में डिस्टिंग्विश करना इतना आसान नहीं है कि ये मैकॉन्की अगर के बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये स्टाफाइलोकोकस है और या ऑरियस है या कोई दूसरा। तो क्या किया जाता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आ गया सैंपल जो कि है पस सैंपल, ठीक है, तो इसको प्रोसेस कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैकी एंड मैकार्टनी, अगर मैकी मैकार्टनी के बुक के को अगर रेफरेंस लें तो उसमें जो मेंशन है, बस सैंपल हमेशा कलेक्शन करने के बाद, बस सैंपल को आइडियली कलेक्ट किया जाता है स्टेराइल नॉर्मल स्टेराइल स्टेराइल वाटर से, उसको पहले क्लीन कर लिया जाता है। फिर देखा जाता है कि कौन सा एरिया में तुम्हारा पस ज़्यादा है। पस जिस एरिया में पस ज़्यादा है उस एरिया से कलेक्शन करेंगे। अगर पस रप्चर्ड है तो रप्चर्ड एरिया से हम लोग स्वैप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए कलेक्शन कर लेना है। अगर मान लो कि पस है लेकिन रप्चर्ड नहीं है, फॉलिकुलाइटिस के फॉर्म में है, तो उसको हमेशा फोड़ देना चाहिए, तब जाके जो येलो कलर का मटेरियल निकलता है उसको कलेक्ट करना चाहिए। और पहला जो मटेरियल निकलता है उसको पहले वाइप कर लिया जाता है। फोड़ा वाला, फोड़ा के अंदर में जो पस मटेरियल रहता है पहले वाइप कर लिए कॉटन से, फिर दोबारा जब फिर से निकालेंगे, में भी चांसेस होता है कॉन्टामिनेशन की वजह से भी, इसलिए बेटर होता है कि दोबारा उसको फिर से पीच करके फिर उसके बाद उसका पस को उठा लिया जाता है। और उसके बाद कॉटन स्वैब में जब हम लोग पस कलेक्ट कर लिए, तो इसको लेबोरेटरी में जब हम लोग रिसीव किए सैंपल को, तो इसको सबसे पहले कल्चर मीडिया प्लेट में इसको इनोकुलेट करना चाहिए, ठीक है। कल्चर मीडिया प्लेट में इनोकुलेट कर लिए। एक दो प्लेट आइडियली पहले पहले आइडियली ब्लड अगर में करना चाहिए, ठीक है, तब मैकॉन्की अगर में बेटर होता है। एक चॉकलेट अगर, अगर मान लो कि फैस्टिडियस बैक्टीरिया है, यानी कि जो ब्लड अगर या मैकॉन्की अगर में जो ग्रोथ नहीं कर पाए, वो कभी कभी चॉकलेट अगर जैसे में भी ग्रो करता है। एक अगर ये एरोबिक डिटर्मिनेशन के लिए, अगर एरोबिकली कोई बैक्टीरिया इसमें अगर ग्रो कर रहा है, जैसे कि स्टाफाइलोकोकस है, तो इसके लिए हम लोग एक मीडिया प्लेट में ब्लड अगर में पहले देंगे, फिर मैकॉन्की अगर में, अगर पॉसिबल हो तो चॉकलेट अगर में भी दे देना ज़्यादा बेटर होता है। स्टाफाइलोकोकस तो हालांकि ब्लड अगर और मैकॉन्की अगर में ही ग्रो कर जाता है, लेकिन हम लोग तो ये चीज़ जानते नहीं है कि
सैंपल में कौन सा बैक्टीरिया आइसोलेट होगा, तो बेटर होता है पस सैंपल को ब्लड अगर, मैकॉन्की अगर और इवन चॉकलेट अगर में भी इनोकुलेट करना चाहिए, एक एरोबिकली और एक एनारोबिकली। ठीक है, चॉकलेट अगर को कैंडी लाइट जार में भी दिया जा सकता है। हीमोफिलस जैसा भी बैक्टीरिया कभी कभी ऐसा पस इन्फेक्शन कॉज करता है। और ये इतना देने के बाद अगर स्टिल एरिया, स्टिल स्वैब में अगर मटेरियल अगर बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको हमें डायरेक्ट स्मीयर स्लाइड इस स्वैब की मदद से बना लेते हैं। ये तो हुआ है अगर मान लो कि हमारे पास सैंपल कम मटेरियल आया, स्वैब एक ही है, तब ऐसा करेंगे। अगर स्वैब मल्टीपल है, एक से या दो से इससे ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ है, आइडियली दो कलेक्शन करना चाहिए, तो एक स्वैब से केवल कल्चर करेंगे और एक स्वैब से हम लोग डायरेक्ट स्मीयर बनाते हैं। तो यहाँ तक डिस्कस किए। अब इसके बाद आते हैं बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला बात कि स्टाफाइलोकोकस जो ऑरियस बैक्टीरिया है, ये है, स्टाफाइलोकोकस होता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई, यानी कि जीपीसी। तो जीपीसी अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, तो जीपीसी में स्टाफाइलोकोकस भी है और स्ट्रेप्टोकोकस भी है। अगर हम कैटलेज टेस्ट करेंगे, तो कैटलेज टेस्ट करते हैं, तो कैटलेज में स्टाफाइलोकोकस जो होता है वो कैटलेज पॉजिटिव होगा और स्ट्रेप्टोकोकस कैटलेज नेगेटिव होता है। ये दो बैक्टीरिया के बीच में डिफ्रेंसिएशन का पॉइंट है। कैटलेज टेस्ट यानी फर्स्ट टेस्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि जब हम कल्चर किए, ग्राम स्टेन किए, ग्राम स्टेन में हमको मिल गया ग्राम पॉजिटिव कोकाई, तो कैटलेज टेस्ट में कैटलेज पॉजिटिव होगा, कॉगलेज टेस्ट पॉजिटिव होगा, बट ओनली फॉर स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, अगर कॉगलेज टेस्ट नेगेटिव है तो यानी कि इट मीन्स दैट इज कॉन्स। बहुत सारा बायोकेमिकल टेस्ट, स्ट्रेन लेवल तक भी हम लोग इसको, स्ट्रेन को भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस टेस्ट भी होता है, डीएनएस टेस्ट भी होता है, फॉस्फेटेस टेस्ट भी होता है, जिलेटिन लिक्विफैक्शन टेस्ट भी होता है, मैनेटॉल शुगर भी फर्मेंट करता है। ये सारा टेस्ट पॉजिटिव देगा। टाइपिंग मेथड, कुछ फिनोटाइपिक मेथड भी है, जिसमें बैक्टीरियोफाज और एंटीबायोग्राम टाइपिंग के लिए यूज होता है। और या तो जीनोटाइपिक लेवल पे अगर जाना है तो पीसीआर करना होगा, या पीसीआर आरएफएलपी करना होगा, या पी पीएफजीई करना होगा, जिसको कहते हैं पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या जीन सिक्वेंसर से टाइपिंग भी कर सकते हैं। अब आते हैं कैटलेज पे। कैटलेज का बेसिकली प्रिंसिपल है, इट इज अ एंजाइम दैट डिकम्पोज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सा रिएजेंट लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, याद रखना 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% यूज करते हैं, और हमेशा इसको ब्राउन बॉटल में H2O2 को हमेशा ब्राउन बॉटल में रखना चाहिए, क्योंकि ब्राउन बॉटल रखने का यही मीनिंग होता है, दीज आर सेंसिटिव टू द सनलाइट, इसीलिए ये फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं करे। इसी वजह से हम लोग इसको एम्बर कलर्ड ब्राउन बॉटल में रखते हैं। हम लोग जो भी ब्राउन बॉटल, लैब में जो भी ब्राउन कलर का बॉटल रखा हुआ रहता है, जितना भी रिएजेंट रखा होता है ब्राउन कलर में, उसका उस ब्राउन कलर को कहते हैं एम्बर। कैटलेज, कैटलेज हमेशा टेस्ट करना चाहिए जो भी हम लोग को आइसोलेट मिला है कल्चर मीडिया प्लेट में, अगर 18 से 24 घंटे के बीच में। और इसको कैसे किया जाता है, एक हम लोग वुडन एप्लीकेटर, लकड़ी का तिनका ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग या तो ग्लास स्लाइड ले ले, उससे उठा लिए, और उठा के एक ड्रॉप स्लाइड पे हम लोग H2O2 दिए, और जैसे ही रखेंगे
कॉनली वाला ग्लास स्लाइड या वुडन एप्लीकेटर, जिससे भी तुरंत बबल्स फॉर्म करना शुरू करेगा। ये देखो यहाँ पे बबल्स दिख रहा होगा, ये सब जो बबल्स हैं, तो यानी कि ये टेस्ट हो गया पॉजिटिव। इसके बाद आता है एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। ये किर्बी बायोटिक डिस्क डिफ्यूजन मेथड से हम लोग टेस्ट करते हैं। इसमें कौन कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए। पेनिसिलिन जी, सिफॉक्सिटिन, हमेशा सिफॉक्सिटिन टेस्ट करते हैं जरूर, एमआरए से डिटेक्शन करने के लिए, आगे डिस्कस किया जाएगा। जेंटामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन या इरेथ्रोमाइसिन टी टेस्ट के लिए, लेकिन ये हमेशा यूरिन के सैंपल में नहीं देना चाहिए। अगर स्टाफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया आइसोलेट हो चुका है और हमें कैटलेज में पॉजिटिव मिला है, कोगुलेज टेस्ट भी अगर पॉजिटिव मिला है, तो हमेशा एजिथ्रोमाइसिन या इरेथ्रोमाइसिन, ये बेसिकली हम लोग टी टेस्ट लगाने के लिए यूज़ करेंगे। एजिथ्रोमाइसिन सारे सैंपल्स के लिए रहेगा बस, बट केवल यूरिन के लिए हम लोग एजिथ्रोमाइसिन नहीं देंगे। नेक्स्ट होगा टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, नाइट्रोफोरेंटोइन, नॉरफ्लॉक्स। ये यूरिन के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, जब यानी कि यूरिन आइसोलेट है तो उसमें हम लोग नाइट्रोफोरेंटाइन और नॉरफ्लॉक्स से यूज़ करेंगे। क्लिंडामाइसिन, ये डी टेस्ट के लिए यूज़ होता है। लेनेजोलिड, क्लोरामफेनिकोल, सेफेट्रायोलिन, ये अभी रिसेंट ड्रग आया है एंड जिसको कहते हैं एंटी एमआरएसए, या कोट्राइमेक्सोजोल, जिसका जो कि दो ड्रग से कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फमेथाक्सोल। अब आते हैं एमआरएसए। एमआरएसए है क्या। एमआरएसए इट स्टैंड फॉर मेथिलिन रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। बेसिकली एमआरएसए अगर इसके क्रोमोसोम में जीन का अगर बात करें तो ये बना हुआ होता है मेक ए जीन का। ये एक्चुअली जो एंटीबायोटिक का पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है उसको ही अल्टर कर देता है, उसको बना देता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर दिया, इसीलिए एंटीबायोटिक इसमें वर्क नहीं कर पाता है। ये एक्चुअली में एसेंशियल प्रोटीन है सेल वॉल को बढ़ने के लिए, और ये क्या करता है अल्टर कर देता है, तो जिसके वजह से सेल वॉल बनने ही नहीं देता है बनना। ये ये काम करता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे, और इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A हो गया। तो अब इस ये जो एंटीबायोटिक जो जहाँ पे वर्क करता था पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे, यानी कि जहाँ पे जाके ब्लॉक करता था, वो तो पहले ही से अल्टर किया हुआ है। जैसे लॉक एंड की हाइपोथेसिस में हम लोग जानते होंगे कि जो जैसा एंजाइम हो वैसा ही सबस्ट्रेट भी चाहिए, और इसका इसका एक तरह से जो सबस्ट्रेट है वही उसका कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज है, तो एंजाइम तो वर्क करेगा ही नहीं। तो इसी वजह से ये ये ऐसा बैक्टीरिया ये अपना रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है और सेल वॉल को इनहिबिट कर देता है। ठीक है। एमआरएसए स्ट्रेन ज़्यादातर हॉस्पिटल इन्फेक्शन या कम्युनिटी इन्फेक्शन कॉज करता है, और ऐसे ऐसे पेशेंट में एक ही ऑप्शन है जो कि लास्ट लाइन ड्रग कहते हैं, जिसको कहते हैं वैंकोमाइसिन। ऐसे पेशेंट को वैंकोमाइसिन ही ड्रग दिया जाता है। इसको डिटेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है सिफॉक्सिटिन। अगर हम डिस्क डिफ्यूजन मेथड यानी कि किर्बी बायो डिस्क डिफ्यूजन मेथड का अगर बात करें, जो कि इस तरह से करते हैं। एक मूलर हिंटन अगार प्लेट लेंगे, उसमें हम लोग बैक्टीरिया का लॉन कल्चर करते हैं इस तरह से चारों तरफ, और उसके बाद हम लोग एंटीबायोटिक डिस्क को प्लेस करते हैं। यहाँ यहाँ नॉर्मली 6 किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग जोन ऑफ इनिवेशन देखते हैं। अगर हमको जोन ऑफ इनिवेशन दिखा तो हम इसको सेंसिटिव कहेंगे। जोन ऑफ इनिवेशन हमको कुछ भी नहीं दिखता है तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस करेंगे। लेकिन ये हर बैक्टीरिया का हर एक एंटीबायोटिक के लिए हर एक का जोन साइज अलग अलग होता है, इसको हमेशा मेजरमेंट किया जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका डायमीटर को मेजरमेंट करते हैं,
तो हर एक बैक्टीरिया का, हर एक एंटीबायोटिक का जोन साइज अलग अलग होता है। उस और ये गाइडलाइंस सीएलएसआई के गाइडलाइंस में मेंशन किया हुआ रहता है। हर एक साल सीएलएसआई का गाइडलाइंस चेंज होते रहता है, तो उस हम लोग उसके अकॉर्डिंगली इसको चलते हैं। नहीं तो आजकल बहुत सारा जो कि कॉमर्शियली अवेलेबल एंटीबायोटिक्स आ गया है, जैसे हाई मीडिया का, उसमें ऑलरेडी जोन साइज इंटरप्रिटेशन मेंशन किया हुआ रहता है, वो भी एज पर सीएलएसआई ही होता है। तो इसमें हम लोग सिफॉक्सिटिन का डिक्स डिफ्यूजन मेथड, ये जो अभी हम लोग जो डिस्कस किए वो डिक्स डिफ्यूजन मेथड था। ये सिफॉक्सिटिन डिक्स डिफ्यूजन सारे स्टाफाइलोकोकस स्पीसीज के लिए, सिर्फ स्टाफाइलोकोकस इंटरमीडिएट्स और स्केफुलरी के लिए। ये हालांकि एमडी और डीएनबी एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछा हुआ रहता है, एमआरएसए डिटेक्शन। और इस दो के लिए ऑक्सासिलिन डिश डिफ्यूजन मेथड को रिकमेंड किया गया एज पर रिसेंट सीएलएसआई 2023 गाइडलाइंस में। ऑक्सासिलिन डिश डिफ्यूजन मेथड हम लोग मुलर हिंटन अगर प्लेट में अगर 2% NaCl अगर मिक्स कर देते हैं, तो तब जाके हम लोग का मीडियम बनता है एमआरएसए स्क्रीनिंग के लिए। हालांकि ऑक्सासिलिन एमआईसी, जो कि एमआईसी अब तो हालांकि एमआईसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, लेकिन अब रिसेंटली जितना भी ऑटोमेटेड सिस्टम है, जैसे वाईटेक हो गया, और जितना भी ऑटोमेटेड में जितना भी एएसटी का जितना भी एम आई जोन जोन साइज सेंसिटिव या रेजिस्टेंट जो जितना भी आता है, वो एमआईसी ही बेस्ड होता है, जिसको कहते हैं मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑक्सासिलिन एमआईसी सारे स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज के लिए रिकमेंडेड है। अगर अगर एमआईसी पॉसिबल नहीं है लैब में, जहाँ पे इतना एडवांस टेक्निक्स नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ ऑक्सीटिन डिक्स डिफ्यूजन मेथड बेस्ट होता है। यानी कि हम लोग को जो हम लोग एंटीबायोटिक प्लेस करते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीटिन का एक डिस्क लगा देना है। सस्पेंशन कैसा लेंगे, यानी कि जो इनोकुलम कैसा रहेगा, लॉन्ग कल्चर में जो यूज़ करेंगे वो रहेगा एज पर 0.5 मैकफर्डन स्टैंडर्ड, जैसा जैसा बाकी आइसोलेट के लिए करते हैं, सेम चीज़। इंक्यूबेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और +2 2 डिग्री का रेंज लिया जा सकता है, यानी कि 37 डिग्री या 33 से 37 डिग्री के बीच में। और हमेशा एमआरए से डिटेक्ट करने के लिए एम्बियंट एयर बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको करवाना है। अगर 35 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा हुआ, यानी कि लगभग 37 से ज़्यादा, 40 या 42 पे, तो ये बोला जाता है कि एमआरए से बैक्टीरिया डिटेक्ट नहीं होता है। जो डिस्क डिफ्यूजन मेथड सिफॉक्सिटिन या ऑक्सासिलिन डिस्क है, उसका सीएलएसआई गाइडलाइंस इस प्रकार है। कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म के लिए सिफॉक्सिटिन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कि सिफॉक्सिटिन सारे स्टाफाइलोकोकस के लिए है, बट सीड इंटरमीडिएट्स और स्केफुलरी के लिए नहीं है, जिसके लिए ऑक्सासिलिन डिस्क डिफ्यूजन है। इंक्यूबेशन हम लोग को करना है, अगर हम सिफॉक्सिटिन डिस्क से कर रहे हैं तो 16 से 18 घंटा, एपिडर्मिडिस के लिए 24 घंटा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इससे बेस्ट है कि ऑक्सासिलिन जहाँ पे एमआईसी अवेलेबल है 24 घंटा के लिए प्लेट को छोड़ती है, और उसके बाद एमआईसी वैल्यू देख लिए, एमआईसी वैल्यू में 24 घंटा में जो रिपोर्ट आया उसके बेसिस पे हम लोग एमआरए से डिटेक्ट कर लेंगे। ये रहा इसका जोन साइज, कितना जोन साइज होना चाहिए। अगर सिर्फ ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो 22 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमारा आइसोलेट ऑरियस और लिबडेंसिस है, रेजिस्टेंस 21 पे दे देता है, यानी कि 1 mm का ही डिफरेंस में इतना बदल जाता है। 22 या 22 से ऊपर जो भी जोन साइज रहेगा वो हम लोग सेंसिटिव बोलेंगे, यानी कि एमआरए से नहीं होगा, ये मिथिलिन सेंसिटिव स्टाफाइलोकोकस ऑरियस हो जाएगा। और अगर 21 से कम है, यानी कि हम लोग को देखना है कि सिफॉक्सिटिन डिस्क में हम लोग को 21 से कम मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, 21 या 21 से कम, तभी हम लोग बोल पाएंगे एमआरएस से। लेकिन किसका, ऑडियस के लिए। अब लोग डेंसिस हो गया तो उसके लिए भी सेम। और अगर ब्रेक पॉइंट का बात करते हैं तो एमआईसी का वैल्यू अगर लेस दैन 4 अगर आता है, ठीक है, अगर एमआईसी का रिपोर्ट अगर देखेंगे तो उसमें अगर 4 से कम रहता है या 4 के बराबर रहता है सिफॉक्सिटिन के लिए, तो ये भी एमआरएसए स्ट्रेन को डिनोट करेगा। सॉरी, 8 से ज़्यादा रहेगा तब। एमआईसी में जितना ज़्यादा रहता है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंट, जितना कम रहेगा उतना सेंसिटिव।
उल्टा चलता है। यहाँ पे जितना कम रहेगा उतना रेजिस्टेंट, जितना ऊपर जाएगा उतना सेंसिटिव। ऑक्सासिलिन का अगर बात करेंगे तो 4 से ज़्यादा अगर होगा तो वो एमआरएसए स्ट्रेन को डिनोट करेगा। उसी तरह से इंटरमीडिएट एपिडर्मिडिस के लिए हम लोग को अगर देखना है तो सिफॉक्सिटिन के लिए 25 से ऊपर और 18 से ऊपर रहेगा तो सेंसिटिव बोलेंगे। रेजिस्टेंस के लिए हमेशा ध्यान देना है कि 24 से कम होना चाहिए, यानी कि ऑरियस और स्टाफाइलोकोकस ऑरियस या लुक्डेंसिस छोड़ देना है। ऑरियस के लिए अगर बात करें तो 21 से हम लोग को कम देखना है और 24 से कम देखना है एपिडर्मिडिस के लिए। ठीक है। और एमआईसी का अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग को 8 से ज़्यादा देखना है। ठीक है। सॉरी, ऑक्सासिलिन का अगर बात करें तो 4 से ज़्यादा देखना है और सिफॉक्सिटिन के लिए 8 से ज़्यादा। ठीक है। एमआईसी अगर हम लोग कर रहे हैं तो बेटर होगा कि ऑक्सासिलिन पे हम लोग स्क्रीन करें। ऑक्सासिलिन में 4 से हम लोग को ज़्यादा देखना है और इसमें हम लोग को 1 से जो भी ज़्यादा वैल्यू हमको मिल रहा है तो एपिडर्मिडिस के लिए वो एमआरएसए स्ट्रेन को ही डिनोट करेगा। स्यूडो इंटरमीडिएट और स्केफोल्डी का भी सेम चीज़ रहेगा। उसी तरह से बाकी स्टाफाइलोकोकस में अगर 24 से कम हो रहा है तो सिफॉक्सिटिन डिस्क में ये आएगा तुम्हारा एमआरएसए, और एक से ज़्यादा रह रहा है तो यानी कि एमआरएसए है। ये एमआरएसए का बैक्टीरिया है। ये क्रोम अगर इसको कहते हैं क्रोम अगर, ये बेसिकली सेलेक्टिव मीडिया सिर्फ एमआरएसए बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटरप्रिटेशन। तो एमआरएसए स्ट्रेन को डिटेक्ट करने का फायदा क्या होता है? एमआरएसए का मतलब होता है मेथिलिन रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। अगर 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 मेरा आइसोलेट स्टाफाइलोकोकस ऑरियस का मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है तो सिफॉक्सिटिन एक हम लोग surrogate टेस्ट कहते हैं, यानी कि सिफॉक्सिटिन का रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग बाकी सब ड्रग को भी सेंसिटिव या रेजिस्टेंट को देंगे। तो इसमें कौन कौन सा आता है? जो बीटा लैक्टम कॉम्बिनेशन का एंटीबायोटिक, हमेशा याद रखना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो इसमें बेसिकली आता है एमोक्सिसिलिन क्लैब, एमोक्सिक्लैब, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है क्लिनिशियन द्वारा। एम्पलीसिलिन सल्बैक्टम, पाइपरासिलिन टैजोबैक्टम। ठीक है। कुछ ओरल सेफेलोस्पोरिन है जो कि सेफोलोस्पोरिन का कॉम्बिनेशन ड्रग है। सेफोडैक्सिम, सेफोडॉक्सिम, ये सब पैरेंट्रल सेफोलोस्पोरिन यानी कि इंजेक्शन के फॉर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जनरेशन। इसमें बेसिकली सेफेपाइम आता है, सेफोटैक्सिम आता है, सेफ्टीजॉक्सिम आता है, सेफेट्रैक्सोन जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है। कार्बापेनम में मेरोपेनम, इमीपेनम, आर्टापेनम, डोडिपेनम, ये सब यूज करते हैं एज ए सुरोगेट टेस्ट। यानी कि सेफॉक्सिटिन अगर सेंसिटिव है तो सारा सेंसिटिव, अगर सेफॉक्सिटिन रेजिस्टेंट है तो ये सारा बैक्टीरिया रेजिस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि अगर हम मुलर हिंटन प्लेट अगर में स्टाफाइलोकोकस ऑरियस मिला और हमको सेफॉक्सिटिन रेजिस्टेंट मिल रहा है। ठीक है। जैसे हमको मान के चलते हैं कि ये एक प्लेट है, इसमें हमको सी एक्स, सेफॉक्सिटिन हमको डिनोट कर रहे हैं इसमें, सी एक्स हमको रेजिस्टेंट मिल गया, जोन साइज नहीं दिया। ठीक है। यानी कि सी एक्स हो गया रेजिस्टेंट। अब एक ड्रग है, मान लो एमोक्सिसिलिन कार्बोनेट, एएमसी। इसमें हमको बहुत बड़ा जोन मिला, इतना बड़ा। ठीक है। तो क्या एमोक्सिसिलिन कार्बोनेट को सेंसिटिव रिपोर्ट करेंगे या रेजिस्टेंट? इस केस में एमोक्सिसिलिन हो जाएगा रेजिस्टेंट। क्यों? क्योंकि मेरा सिफॉक्सिटिन रेजिस्टेंट आया। अगर सिफॉक्सिटिन सेंसिटिव है, ठीक है, तो एमोक्सिसिलिन इवन रेजिस्टेंट भी क्यों ना आए तो भी हमको सेंसिटिव ही देना है। इसी तरह से हम लोग थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन हो
या मेरोपेनम कार्बापेनम, ये सब वो सब के लिए ऐसा ही रिजल्ट चलेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक अब होगा डी टेस्ट। तो डी टेस्ट होता क्या है? दिस टेस्ट is used to detect inducible clindamycin resistance where the clindamycin disc is placed near erythromycin disc। तो इस डी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि एरिथ्रोमाइसिन डिस्क के अपीयरेंस में क्लिंडामाइसिन का क्या रोल है, क्लिंडामाइसिन डिस्क का क्या रोल है। तो इरेथ्रोमाइसिन के डिस्क के प्रेजेंस में क्लिंडामाइसिन इंड्यूस इंड्यूसिबली रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इस टेस्ट को कैसे करते हैं? तो इसका इंटरप्रिटेशन पहले हम लोग जान ले कि अगर जोन ऑफ इनिवेशन अगर इरेथ्रोमाइसिन डिस्क के सामने फ्लैटेंड अगर आ रहा है, ठीक है, और वो डी जैसा शेप ले लेता है, तो इस केस में टेस्ट को कहते हैं डी टेस्ट इज पॉजिटिव और क्लिंडामाइसिन को रेजिस्टेंट रिपोर्ट किया करना चाहिए। हालांकि दिखता है सेंसिटिव जैसा जोन क्लिंडामाइसिन पे, लेकिन ये इंड्यूसिबली रेजिस्टेंट है, यानी कि एरिथ्रोमाइसिन के प्रेजेंस में क्लिंडामाइसिन रेजिस्टेंट शो कर रहा है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? मैकफर्लन स्टैंडर्ड बनाएंगे, उसको लॉन कल्चर करेंगे, मुलर हंटन प्लेट में उसको इनोकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक इरेथ्रोमाइसिन डिस्क को प्लेस करेंगे और उसके 15 mm के डिस्टेंस पे क्लिंडामाइसिन डिस्क को प्लेस करते हैं और इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवरनाइट इंक्यूबेट कर देते हैं। और अगर हमें फ्लैटन जोन डी जैसा शेप में हमको अगर मिलता है क्लिंडामाइसिन डिस्क के अराउंड, तो ये इंडिकेट करता है इंड्यूसिबल क्लिंडामाइसिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो जैसे हम एक मोलर हिंटन अगर प्लेट लिए, इसमें हम लोग स्टाफाइलोकोकस का बैक्टीरिया को 0.5 मैकफर्लन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको इनोकुलेट कर लिए। इनोकुलेट करने के बाद इसमें हम लोग डिस्क को प्लेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हम यहाँ पे इरेथ्रोमाइसिन डिस्क रखते हैं ई, तो इसके 15 के डिस्टेंस पे इसके 15 के डिस्टेंस पे हम लोग एक और ड्रग को प्लेस करेंगे जिसका नाम है क्लिंडामाइसिन। ठीक है, अगर इसके प्रेजेंस में सेंसिटिव जोन इस टाइप का डी जैसा देने लगे इस तरह से, तो ये टेस्ट हो जाएगा पॉजिटिव और इस केस में क्लिंडामाइसिन को रेजिस्टेंट हम लोग रिपोर्ट करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इंड्यूसिबली क्लिंडामाइसिन रेजिस्टेंट शो कर रहा है। तो जैसा इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इरेथ्रोमाइसिन डिस्क और क्लिंडामाइसिन के बीच में 15 का डिस्टेंस है और इरेथ्रोमाइसिन के डिस्क के प्रेजेंस में क्लिंडामाइसिन इंड्यूसिबली रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। हालांकि जोन ऑफ इनहिबिशन एक्चुअली में ये क्लिंडामाइसिन पे ही, जोन ऑफ सेंसिटिव जोन जो है वो
देखने में लग रहा है कि ये क्लिंडामाइसिन सेंसिटिव है, लेकिन एक्चुअली में इस एरिथ्रोमाइसिन के प्रेजेंस में ये क्लिंडामाइसिन डी टेस्ट पॉजिटिव दिया है, इसीलिए इसको इसमें क्लिंडामाइसिन को हम लोग रिपोर्ट करेंगे रेजिस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स। कॉन्स स्टैंड्स फॉर कॉगलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। They are the normal flora of the skin. They are the opportunistic pathogen which cause the infection in immunocompromised patient. तो कॉन्स कितने टाइप का होता है? सेप्रोफिटिकस, एपिडर्मिडिस, लुगडेंसिस, वर्नी और स्केफिलिडी। ये क्या है? स्किन कॉमेंसल है। दे एक्ट एज ए ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन इन प्रोस्टैटिक डिवाइस, प्रोस्टैटिक हार्ट वाल्व्स, इंटरपेरिटोनियल कैथेटर्स, ऑर्थोपेडिक प्रोस्टैटिस एंड वैस्कुलर ग्राफ्ट्स। इन सब मेडिकल डिवाइसेस में ज्यादातर स्टाफाइलोकोकल एपिडर्मिडिस ये एज ए ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन के तौर पे रहता है। दे मे कॉज सेप्टिसीमिया एंड सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि ये सब डिवाइसेस ऐसे कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में इसको लगाया जाता है, जिसके वजह से सेप्टिसीमिया या एंडोकार्डाइटिस तक कॉज कर देता है। इट मे प्रोड्यूस स्टिच एब्सेसेस। अगर ये बेसिकली अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज नहीं रहेगा तो दे मे कॉज स्टिच एब्सेसेस टू द पेशेंट। On repeat isolation, the blood culture sample it is considered as pathogen. अगर एक बार अगर हमको ब्लड कल्चर टेस्ट में अगर हमको मिला तो हम इसको स्टैफाइलोकोकस मान लो कि ब्लड कल्चर टेस्ट किया, उसमें हम लोग को स्टैफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस मिल रहा है, तो हम लोग उसको एज ए नॉर्मल कॉमेंसल या ये कॉन्टामिनेंट के तौर पे इसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। और रिपीट ब्लड कलेक्शन के लिए सजेस्ट करना चाहिए, और रिपीट में भी आया तो हम लोग इसको पैथोजन का इसको डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। ये कॉमेंसल भी है, कभी कभी कॉन्टामिनेंट के तौर पे भी रहता है हार्ट वाल्व्स या मेडिकल डिवाइसेस में, इसीलिए इसको हमेशा रिपीट आइसोलेशन करना जरूरी होता है। अगर सैप्रोफिटिकस का बात करें तो ये दिस आर आल्सो एन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। ये यूटीआई कॉज करता है ज्यादातर सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में। अगर यूरिन लेकिन अगर यूरिन कल्चर में कम नंबर में है, यानी कि 10⁴ ही है, यानी कि 1 लाख से कम बैक्टीरिया है, तो भी इसको सिग्निफिकेंट स्टडी इसको कंसिडर करना चाहिए। दे कैन कॉज द सेप्टिसीमिया एंडोकार्डाइटिस इन पेशेंट विद द कार्डियक सर्जरी। इसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं नोवाइसिन डिस्क से एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग में। तो नोवाइसिन डिस्क जैसे हम लोग पहले लॉन कल्चर करके हम लोग एएसटी किए हैं, एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग किए हैं, उसी तरह से नोवाइसिन डिस्क 5 माइक्रोग्राम का रखना है मुलर हिंटर अगर प्लेट में। और अगर इसमें जो भी एपिडर्मिडिस या सैप्रोफिटिकस हम लोग को जो कॉन्स के फॉर्म में जो मिला है, उसका हम लोग इनोकुलम बनाएंगे। अब सेंसिटिव जोन याद रखना, 16 से अगर ज़्यादा होगा तो वो सेंसिटिव होगा, रेजिस्टेंट अगर रेजिस्टेंट यानी कि 11 से कम होगा तो वो रेजिस्टेंट होगा। अगर अगर नोवाइसिन रिस्क अगर सेंसिटिव शो कर रहा है, देन ये हो तब हम ऐसे कॉन्स को बोलेंगे एपिडर्मिडिस। अगर रेजिस्टेंट कॉज शो कर रहा है तो वो होगा सैप्रोफिटिकस। ठीक है। एक होता है फ्लोराजुलिडॉन, उससे भी हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मुलर हिंटन प्लेट में एपिडर्मिडिस जो होता है वो रेजिस्टेंस शो करता है बैसिट्रासिन में, और सेंसिटिव शो करता है फ्लोराजुलिडॉन में। और न्यूट्रेंट अगर में हमेशा इसका कलर देगा व्हाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मैनिटोल फर्मेंटेशन। जैसे ये देखो यहाँ पे व्हाइट कलर दिख रहा है, और ये जो एफएक्स वाला है ये सेंसिटिव टू द फ्यूराजोलिडॉन, ठीक है, जबकि बैसिट्रासिन में रेजिस्टेंट आया है, इसीलिए हम लोग एपिडर्मिडिस बोलेंगे। ये मेरा आइसोलेट है, यानी कि इस कल्चर मीडिया प्लेट में जो व्हाइट कलर का कॉलोनी है ये है एपिडर्मिडिस। सैप्रोफिटिकस होता तो नोवोवाइसिन रेजिस्टेंट होता। एक हम लोग नोवोवाइसिन भी दे देंगे, एक बैसिट्रासिन देंगे, एक नोवोवाइसिन देंगे, और एक फ्लोराजुलिडॉन। फ्लोराजुलिडॉन तुम्हारा एपिडर्मिडिस के केस में फ्लोराजुलिडॉन रहेगा तो सेंसिटिव देगा।
और अगर बेसिट्रासिन रेजिस्टेंट हो गया तो हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिडिस। अगर हमको अगर हमको नोवोवाइसिन में रेजिस्टेंट दिख रहा है, अगर 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 हमको नोवोवाइसिन लगा रहे हैं और उसमें रेजिस्टेंट आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे सैप्रोफिटिकस। फिर आते हैं लास्ट टॉपिक, माइक्रोकॉकस। माइक्रोकॉकस ये इन्वायरमेंट कॉन्टामिनेंट के तौर पे है, कभी कभी हम लोग के स्किन में एज ए नॉर्मल कॉमेंसल भी रहता है। ये भी व्हाइट कलर का होता है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन ये भी है। और ये सेंसिटिव होता है बेसिट्रासिन के लिए में। बेसिट्रासिन ये सेंसिटिव देता है, और फ्यूराजोलिडोन रेजिस्टेंट होता है। और लाइफोस्टैटिन भी 200 जो माइक्रोग्राम का एस्टी डिस्क को प्लेस करते हैं, ये भी रेजिस्टेंस शो करता है। समड़ी अब बच जैसे जीपीसी क्या है, अगर फैमिलीज में बांटे तो ये हो गया माइक्रोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। जीनस के में अगर क्वालिफाई क्लासिफाई करें तो माइक्रोकोकस, स्टाफाइलोकोकस। स्टाफाइलोकोकस अगर स्पेसीज के हिसाब से बांटे, कैटलेस के बेसिस पे मारेंगे तो माइक्रो स्टाफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। स्टाफाइलोकोकस होता है कैटलेस पॉजिटिव, और स्ट्रेप्टोकोकस होता है कैटलेस नेगेटिव। अगर एक स्पेसीज में बांटे तो कॉगलेज में स्टाफाइलोकोकस ऑरियस और कॉन्स। स्टाफाइलोकोकस हमेशा याद रखना, कॉगलेज टेस्ट में स्लाइड कॉगलेज पॉजिटिव देगा, और ट्यूब कॉगलेज भी पॉजिटिव। हमेशा स्लाइड कॉगलेज अगर पॉजिटिव आए तो ट्यूब कॉगलेज हमेशा कंफर्म के लिए इसको जरूर देखना है। कॉन्स में सैप्रोफिटिकस और एपिडर्मिडिस मोस्ट कॉमन फॉर्म्स होता है। स्टाफाइलोकोकस हमेशा ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में होगा, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई ये कल्चर में आएगा। और अगर ये मे भी सिंगली हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, या टेट्राड के फॉर्म में होगा, चार 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 के फॉर्म में रहेगा, या डबल डबल रहेगा, ठीक है, या पेयर में रहेगा। न्यूट्रन अगर में हमेशा कॉलोनी येलो कलर का पिगमेंट देता है, और ब्लड अगर में बीटा हेमोलिटिक कॉलोनी देता है। मैकॉन्की अगर में छोटा रहेगा, लैक्टोज फर्मेंटर होगा, पिंक कलर का होगा। तो कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है स्टाफाइलोकोकस और कॉन्स में। जीपीसी अगर क्लस्टर के फॉर्म में है तो ये हमेशा स्टाफाइलोकोकस ऑरियस है। अगर टेट्राड मिला तो यानी कि माइक्रोकोकस है। गोल्डन येलो कलर का पिगमेंट होता है ये स्टाफाइलोकोकस ऑरियस में। कॉन्स हमेशा जनरली व्हाइट होगा। कॉन्स में सब चीज आ जाता है। कॉगलेज पॉजिटिव होगा, कॉगलेज नेगेटिव होता है कॉन्स। नोवोवाइसिन अगर सेंसिटिव हुआ तो स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। अगर नोवोवाइसिन सेंसिटिव है तो एपिडर्मिडिस, रेजिस्टेंट है तो सैप्रोफिटिकस। फिराजुलिडोन अगर सेंसिटिव है तो ऑरियस। सेंसिटिव अगर कॉन्स में सेंसिटिव है तो एपिडर्मिडिस, रेजिस्टेंट है तो माइक्रोकोकस, ठीक है। अगर बेसिट्रासिन दे रहे हैं तो ऑरियस केस में तुम्हारा रेजिस्टेंट आएगा, कॉन्स में आएगा सेंसिटिव। लाइफोस्टैटिन तुम्हारा सेंसिटिव होगा, कॉन्स होगा रेजिस्टेंट। So thank you.